नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज की क्लास में हम लोग सेट संख्या 80 जो कि कल आपका डिस्कशन होने वाला था, इसके डिस्कशन को हम लोग ले नहीं पाए थे किसी कारणवश से। तो आज हम लोग सेट संख्या 80 के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए एक बार फटाफट, ताकि हम लोग एक बेहतरीन क्लास को शुरू कर सकें। चलिए हम लोग बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और आपको बताना है किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। सभी लोगों को नमस्कार। सिंधु है, निर्मला है, रेनू है, स्वीटी है, रेनू है और संगीता कुमारी है। बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। बताइए, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक किसको माना जाता है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताइए। भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह जी हैं, या रामदरस मिश्र जी हैं, या रामविलास शर्मा जी हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जिस सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी साथियों को नमस्कार। पप्पू यादव पहले का सी उत्तर आ रहा है, अंजलि प्रिया के सी उत्तर आ रहे हैं, रिचु कुमारी के सी उत्तर आ रहे हैं। साथियों, इस प्रश्न का वास्तव में सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी आंसर होगा, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है एक आलोचक माने जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? एक आलोचक है। और हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, भारतीय साहित्य की जो भूमिका है ना, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक रामविलास शर्मा जी को माना जाता है। बहुत बढ़िया आंसर है आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। किसी का आंसर आ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, भारतीय साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा साहब को माना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या आपके सी करेक्ट हो जाएंगे जी। नमस्कार सभी लोगों को। जितने भी साथी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए, ताकि हम लोग एक बेहतरीन सेशन को शुरू कर सकें। साथियों, एक एक दिन की क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक एक दिन की क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और मैं चाहता हूं कि किसी भी क्लास को आप छोड़ें मत। क्योंकि देखिए, आप हो सकता है कि अगर एक क्वेश्चन को भी छोड़ दें और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, तो संभवतः आपको बहुत दुख होगा ये सोच करके कि अगर मैं क्लास को नहीं छोड़ा होता तो शायद वो क्वेश्चन मुझसे बन गया होता। तो छोड़ना नहीं है। कह रहे हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो किसे माना गया है? इसके आंसर आपको बताने हैं। अंजलि प्रिया के उत्तर ए आ रहे हैं, सरिता कुमारी दूसरे का ए आ रहा है और किसी के दूसरे के बी भी आना शुरू हो गया है, पृथ्वीराज रासो। अरे भाई, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? बोलिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? आंसर आपके आने शुरू हो गए हैं, पृथ्वीराज रासो को। साथियों, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है ना। एक क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य इट मीन्स कह सकते हैं कि यह महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने इसे इसे प्रथम महाकाव्य माना है। इसे प्रथम महाकाव्य माना है माना है तथा तथा इसके जो लेखक हैं, जो पृथ्वीराज रासो के, जिनका की नाम है चंदबरदाई। क्या नाम है? चंदबरदाई। तथा चंदबरदाई को चंदबरदाई को प्रथम महाकवि माना है। प्रथम महाकवि माना है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है यहां पर आपको। जब हम लोग शुक्ल जी की बात करते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं, तो इन्होंने हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को स्वीकार किया है। जबकि इन्होंने सबसे पहला, मतलब पहला बड़ा महाकाव्य जो स्वीकार किया है वो ये मानते हैं पद्मावती को। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है पद्मावती। इसको प्रथम बड़ा महाकाव्य इन्होंने स्वीकार किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्लियर होगी बातें? और इनकी जो आपका पृथ्वीराज रासो है, इसके लेखक कौन है? चंदबरदाई साहब हैं। पृथ्वीराज रासो, वैसे रासो काव्य तो वीर रस की प्रधानता रासो काव्य में देखने को मिलती है, लेकिन जब हम लोग पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, हम लोग पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं,
रासो की बात करते हैं तो जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो है ये आपको पता है कि एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो आप कहेंगे कि भैया इसमें सर्गों की संख्या आपकी 69 है। और ध्यान में रखेंगे इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। दूसरी बात जान लीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य के रचयिता है, लेखक हैं, चंद्रबरदाई को माना जाता है। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में सबसे ज्यादा छप्पे छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का प्रयोग किया है? तो इन्होंने छप्पे छंद का प्रयोग ज्यादातर किया है। यही कारण है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को छप्पयों का बादशाह कहा जाता है। चंद्रबरदाई को क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि छप्पयों का बादशाह या छप्पयों का राजा कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? छप्पयों का राजा कहते हैं। क्लियर बात है? छप्पयों का राजा किसको कहते हैं? तो चंद्रबरदाई साहब को कहा जाता है। इसके बाद एक बात और ध्यान में रखेंगे साथियों कि पृथ्वीराज रासो जो है बेसिकली रासो साहित्य में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में, क्षमा चाहता हूं, रासो साहित्य में वीर रस की प्रधानता है, लेकिन पृथ्वीराज रासो में आपको वीर और श्रृंगार रस दोनों दिखाई देंगे। कौन कौन से? तो आप कहेंगे कि वीर रस और श्रृंगार रस ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। क्लियर बात है? अच्छा, कामायनी की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद का है। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है ये। और जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ये क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाता है कि भाई सर्गों की संख्या कितनी है कामायनी में? तो सर्ग कुल मिलाकर के कितने हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें 15 सर्ग हैं। और जो पहला सर्ग है इसमें चिंता से शुरू होता है। इसके सर्गों के क्रम पूछे जाते हैं। और अंतिम सर्ग जो है वह आनंद सर्ग है। कौन सा सर्ग है? वह आनंद सर्ग को माना जाता है। क्लियर बातें? इसके बाद हम लोग खुमार रासों की बात करते हैं। दलपति विजय की रचना है। इसकी रचना है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे यह दलपति विजय की रचना है। दलपति विजय की रचना मानी जाती है, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर के 5000 छंद हैं। कितने छंद हैं? तो आप कहेंगे कि कुल मिलाकर के 5000 छंद इसमें हैं। ये बातें स्पष्ट हो गई? हाँ, इसका प्रमुख छंद क्या है? छप्पे छंद है। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? किसका पीडीएफ? भाई सुजीत कुमार कह रहे हैं। इसका पीडीएफ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडीएफ उतार लीजिए, बहुत आराम से लिखता हूं, बहुत ही आपको स्पष्ट रूप से लिखता हूं। अगर इन चीजों को एक बार डेली देखते रहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें तो वैसे ही याद हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है। किसकी है? तो कवि मेरुतुंग की रचना मानी जाती है। और ये किस भाषा में लिखी हुई है? आप कहेंगे यह संस्कृत में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? तो आप कहेंगे साथियों यह संस्कृत में लिखी गई है। जरा आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये बात दे रखा है। तो आप कहेंगे कि भाई विकल्प संख्या जो ए है यह दामोदर पंडित। अच्छा, दामोदर पंडित की एक रचना है जिसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना। इनकी एक रचना है जिसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये दामोदर पंडित की ही मानी जाती है। और साथियों एक बात और ध्यान में रखेंगे कि यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो आप कहेंगे कि यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है आपके वो ई वाला सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो मेरुतुंग है वह ऑप्शन में आपके दे नहीं रखा है। सर एक बार छंद का सेशन भी
प्रैक्टिस करा दीजिएगा प्लीज। अब हम आपको जो भी प्रैक्टिस कराना है, जो भी चीजें आपकी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का निस्तारण अगले मंथ करेंगे, है ना। तो इस मंथ हम आपसे कुछ छुट्टी भी लेंगे और अगले मंथ इन समस्याओं का निस्तारण करेंगे, आपकी बातों को पूरी तरह से सुनेंगे और पढ़ाते वक्त हम कहीं कहीं एक डायरी भी मेंशन करेंगे, उसमें जो आपकी समस्याएं होंगी वो लिखा भी करेंगे और उसका निस्तारण हम करेंगे भी। जैसे आपने कहा कि सर एक बार छंद का सेशन पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको छंद जरूर रिवीजन कराऊंगा, श्योर है, लेकिन आप अगले मंथ एक बार आप याद दिला दीजिएगा मुझे, बाकी कोई समस्या नहीं होगी। यहां पर हम बात करते हैं साथियों कि सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? जब सगुण के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं तो भैया निर्गुण भक्ति के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन माने जाते हैं? कह रहे रहीम दास जी हैं या बिहारी दास जी हैं या कबीर हैं या उपरोक्त में से एक से अधिक है? उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या रहीम दास जी सगुण भक्ति के प्रतिनिधि हैं? हाँ बिल्कुल, आंसर बताइए फटाफट। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? चौथे का सी उत्तर आना शुरू हो गया है। ज्योति राय इनके उत्तर सी आ रहे हैं, सोनी कुमारी के उत्तर सी आ रहे हैं और संगीता इनके भी उत्तर सी आ रहे हैं। रोड़ा कवि की रचना का नाम क्या है सर? बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने तो पूछा है आपसे ही। मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं आप, इतना तो मैं जान गया। मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना कि एक रचना कोई बताइए इनकी। कबीर दास आंसर आने शुरू हो गए हैं। साथियों हम लोग जब भक्ति काल की बात करते हैं, भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल दो शाखाओं में बढ़ जाती है ना। एक होती है हमारी सगुण भक्ति, एक होती है हमारी निर्गुण भक्ति, या ऐसे कहिए निर्गुण शाखा, और दूसरी होती है सगुण शाखा। दूसरी क्या होती है? सगुण शाखा होती है। ठीक है, सगुण शाखाएं दो भागों में विभक्त हैं। ये जो शाखा होती है यह दो भागों में विभक्त होती है, जिसमें होता है आपका राम भक्ति शाखा और दूसरा होता है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, ये दो शाखाएं हैं सगुण भक्ति शाखा की। और जब निर्गुण की बात हम लोग प्यारे साथियों करते हैं तो निर्गुण में हम लोग दो शाखाओं का वर्णन यहां भी करते हैं। एक होता है हमारा ज्ञान आश्रयी शाखा और दूसरा होता है प्रेम आश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, बहुत गौर से समझना। जितने भी सूफी कवि माने जाते हैं, सूफी संत हैं, जैसे रहीम दास की हम बात करते हैं तो रहीम दास का मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनका मूल नाम क्या था? आप कहेंगे कि अब्दुल रहीम खान खाना। और आपको पता है कि रहीम दास जी जो हैं यह अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबारी कवि ये माने जाते हैं। किसके? तो अकबर के दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि हैं। और ध्यान में रखना है कि रहीम दास जी जो है यह तुलसीदास के समकालीन हैं। किसके हैं? पूछा जाता है, यह तुलसीदास के मित्र हैं, तुलसीदास के प्रिय मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं। क्लियर बात है? तो हम जब बात करते हैं कि प्रेमाश्रय शाखा क्या होती है, तो जितने भी सूफी कवि हैं, जितने भी सूफी संत हैं, ये सभी प्रेमाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में प्रेम से संबंधित तत्व देखने को मिलता है। जब हम लोग ज्ञानाश्रय शाखा की बात करते हैं साथियों, तो ज्ञानाश्रय शाखा ये बेसिकली जैसे कबीर हुए, नामदेव हुए, संत नामदेव की बात कर रहा हूं, कबीरदास जी हुए, रैदास हुए, ये सभी संत जो है ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं। जब हम लोग राम भक्ति शाखा की बात करते हैं तो राम भक्ति शाखा में जो राम को अपना प्रतिनिधि मानते हैं, जैसे राम को अपना इष्ट मानते हैं, प्रभु राम का जो अयोध्या वाले हैं, तो अगर इनकी उपासना करते हैं तो राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं ये।
जैसे रामानंद हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, ये लोग राम भक्ति शाखा से ही संबंधित कवि माने जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि सगुण शाखा का कोई भी कवि कभी संत कवि नहीं माना जाता। ये कोई भी कवि संत कवि इनको नहीं मानते हैं। और निर्गुण शाखा के जितने भी कवि हैं इनको हम लोग संत कवि की उपासना देते हैं। संत कवि, इनको हम लोग संत कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको संत कवि कहते हैं। इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं साथियों प्रेमाश्रय शाखा की, तो आप देख पा रहे हैं कि रहीमदास जी प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित कवि हैं। जब हम बिहारी की बात करते हैं, बिहारी कितने बड़े कवि हैं बिहारी, और मात्र अपनी एक रचना के लिए, बिहारी सत्सई के लिए, इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है प्यारे साथियों बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई में कुल मिलाकर के पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने दोहों का प्रयोग किया गया है, कितने दोहों का प्रयोग बिहारी सत्सई में किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे कि 713 लिख लेना, 713 और 729 दोहे। ठीक है। बिहारी सत्सई की भाषा क्या है? बिहारी सत्सई की भाषा क्या है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट हमने बिहारी सत्सई के बारे में बताया। अगला पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं, इसकी भाषा क्या है बिहारी सत्सई की। तो बिहारी सत्सई की भाषा है आपकी ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। बिहारी दास का ही दोहा है कि दीर्घ उर्छत टूटत कुटुम और जुरत चतुर चित प्रीत। बिहारी दास की ही रचना है ये। तो बिहारी दास कैसे कवि हैं? क्या इनको हम लोग निर्गुण शाखा में रखना पसंद करेंगे या सगुण शाखा में रखना पसंद करेंगे? तो आप ध्यान में रखेंगे कि बिहारी यह भक्ति काल के कवि हैं ही नहीं, यह रीत काल के कवि हैं। क्योंकि आदि काल के बाद आता है भक्ति काल, और उसके बाद आता है रीत काल, और उसके बाद आता है आधुनिक काल। यह बात आपको पता होगा। हमने क्या क्या दोस्तों बताया है? हमने ये बताया है कि भैया आदिकाल के बाद, आदिकाल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है भक्ति काल। क्या आता है? भक्ति काल। भक्ति काल के बाद जब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका रीति काल, और रीति काल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आता है आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल आ जाता है। एकदम ध्यान से समझिए, एक एक चीजों का विश्लेषण करते हुए आराम आराम से पढ़ेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं है। और अगर जल्दीबाजी होगा तो भी बता देना, क्योंकि तेजी से भी हम पढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आराम से पढ़िए, मनोयोग के साथ पढ़िए, मजा आएगा आपको। तो जो बिहारी दास जी, जो बिहारी जी हैं, यह बिहारी जी रीत काल के कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें आप लिख लीजिएगा और भी, ठीक है। ये रीत काल के, ये रीत काल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है ना, ये रीत काल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। दोहे इनकी संख्या देख लीजिएगा, 713 719। एक जगह ऐसा भी हुआ है कि पूछा गया है कि निम्न में से बिहारी सत्सई में कितने दोहों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में 713 और 719 दोनों दिया गया था, जिसमें कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? 713, क्योंकि मूल रूप से 713 दोहे ही माने जाते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं साथियों कबीर की। कबीर दास की जब बात करते हैं तो सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास अगर माने जाते हैं, ये बोल रहा है कि भैया निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीर माने जाते हैं, क्योंकि निर्गुण भक्ति का सबसे पहले प्रतिनिधित्व किसने किया? कबीर ने किया है। जब नाथ पंथियों में प्रेम तत्व समाप्त हो गया, लोगों के प्रति जो इनकी भाषाएं थी वो बहुत कड़क भाषा थी नाथों की। हालांकि इनकी भाषा कैसी मानी जाती है? सतुकड़ी भाषा मानी जाती है नाथों की। ऐसा किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो इनकी भाषाओं में या लोगों के प्रति प्रेम की भावनाएं परिलक्षित नहीं हो रही थी। उसी समय कबीर दास जी एक संत के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि दया बिनु संत कसाई। तो संतों के पास तो दया होनी चाहिए ना, और उसी दया को, उसी प्रेम भाव को लेकर के आते हैं कबीर। कबीर की जब बात करते हैं तो कबीर जो है प्रथम संत कवि माने जाते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी सी बात लिखेंगे कि प्रथम संत कवि हैं। प्रथम संत कवि कौन है? कबीर दास जी हैं। कबीर की जो रचना है, ठीक है, यह बीजक में संकलित है, बीजक में संकलित है।
ठीक है, इनकी रचनाओं का संग्रह है, इनकी भाषाओं का संग्रह है। और ये बीजक लिखा किसने? इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। बीजक में इसका संकलन किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, स्तबद और रमैनी। साखी, स्तबद और रमैनी। तो बीजक के 3 आपके भाग हैं, साखी, स्तबद और रमैनी। इस एक बार क्या हुआ था कि बीजक को जो है इनके शिष्य भगवान दास भग्गू ने लेकर के भाग गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार उतार लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका कि जो जायसी साहब की रचना है, उन रचनाओं में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ये बोल रहा है कि भैया पद्मावत होगा, या बोल रहा है अखरावट होगा, या बोल रहा है इंद्रावती होगा। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही आंसर दीजिए। भवेश कुमार, धर्मदास ने, बिल्कुल, तो धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन किया था। जी हाँ, बहुत अच्छा आंसर है आपका। इंद्रावती आंसर आना शुरू हो गया है। इंद्रावती, बेसिकली इंद्रावती रचना किसकी है? इंद्रावती किसकी रचना है, कोई बताएगा क्या? यस, तो देखिए नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना मानी जाती है इंद्रावती। और इसकी रचना जो है नूर मोहम्मद साहब ने कब किया था? तो 1744 ईस्वी में इसकी रचना करते हैं। ये कब? 1744 ईस्वी में इसकी रचना किसने किया था? इंद्रावती का नूर मोहम्मद साहब ने किया था। नूर मोहम्मद की एक और रचना मिलती है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद साहब की ही रचना मानी जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं पद्मावत, अकरावट और आखिरी कलाम की। एक रचना है आखिरी कलाम। मैं कहां पर लिखूं? सी वाला आंसर यहां पर लिख देता हूं। यहां पर लिख लेना, एक और रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, मेरे साथियों ध्यान में रखेंगे, कलाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी साहब की मात्र 3 रचनाएं माना है, जिसमें कि पहला रचना आता है पद्मावत। टोटल लिख देता हूं। पहली रचना आती है पद्मावत, दूसरी रचना जो है इसका नाम है अखरावट, अखरावट, और तीसरी रचना है आखिरी कलाम। पद्मावत की रचना का जो समय है वो है, आपको बता दें कि 1540 ईस्वी। कब है? 1540 ईस्वी है। और पद्मावत में रत्नसेन और जो पद्मावती है सिंगलदीप की राजकुमारी, इनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। पद्मावत 2 भागों में विभक्त है, एक तो पूर्वार्ध भाग है, दूसरे उत्तरार्ध भाग है। पूर्वार्ध भाग में इनकी जो रत्नसेन है चित्तौड़ के शासक, और सिंगलदीप की राजकुमारी जो पद्मिनी है, इनके विवाह से पूर्व के संबंधों को, प्रेम संबंधों को दिखाया गया है। लेकिन उत्तरार्ध भाग में यानी बाद वाले भाग में इनके जो विवाह के उपरांत के जीवन है उसका वर्णन, इसमें उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। हम लोग जब बात करते हैं साथियों अखरावट की, अच्छा पद्मावत में ही एक प्रकरण है आपका जिसका नाम है नागमती वियोग खंड। ध्यान में रखेंगे, नागमती वियोग खंड। देखिए कुछ चीजें बार बार आपसे पूछी जाती हैं और आपको पता है कि इन सारी चीजों की चर्चा हम फिर कर ही देते हैं आपको। नागमती वियोग खंड में नागमती जो है इसकी पत्नी रहती है। आपको पता है कि जब हीरामन तोता आकर के चित्तौड़ के शासक रत्नसेन से कहता है कि आपका सिंघल द्वीप में एक राजकुमारी है जिसके नख से लेकर के और सिर, मतलब सिर से पैर तक कह सकते हैं कि उसका पूरा वर्णन किया गया है, जिसको कि हम लोग साहित्य की भाषा में नखसिक परंपरा बोलते हैं हम लोग। तो नखसिक वर्णन उसका करता है, और जब इस बात को रत्नसेन सुनता है तो उसको देखने के लिए बेचैन हो जाता है, और फिर वो चला जाता है सिंघल द्वीप, और वहां पर वो 1 वर्षों तक रहता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो पत्नी को छोड़ करके 1 वर्षों तक अगर सिंघल द्वीप में निवास करता है तो पत्नी जाहिर सी बात है कि व्याकुल हो जाएगी। और 1 वर्ष में नागमती वियोग खंड, ध्यान में रखेंगे, नागमती वियोग खंड, ठीक है। तो इसमें 1 वर्ष में यानी 12 महीने में, 12 महीनों के अलग अलग महीनों में, महीनों में
अलग अलग तरह से विरह के रूप में रहती है। विरह के रूप में रहती है। क्लियर है। और नागमती वियोग खंड यहीं से 12 मासा का प्रारंभ माना जाता है। 12 मासा का वर्णन यहां पर किया गया है। और 12 मासा का प्रारंभ कहां से माना जाता है, किस महीने से? तो आप कहेंगे कि आषाढ़ महीने से माना जाता है। किससे? आषाढ़ महीनों से माना जाता है। ध्यान में रखेंगे साथियों कि इनकी एक रचना है जिसका नाम है आपका अघरावट। वर्णमाला के एक अक्षरों को ध्यान में रखते हुए इसकी खास तौर पर व्याख्या की गई है। और एक रचना है आखिरी कलाम, जिसमें कि कयामत का वर्णन किया गया है। कयामत का वर्णन है इसमें, तथा मुगल बादशाह तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। ठीक है ना। चलिए, इतनी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका सही आंसर होगा इंद्रावती। एक बार उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसका नाम है कि भक्तमाल यानी नाभादास कृत के टीकाकार कौन है? ये बोल रहा है कि प्रियादास होंगे, या विठलनाथ होंगे, या अग्रदास होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तुरंत बताइए तब तक। सर ये 30 नंबर हिंदी पेपर है। नहीं नहीं, 30 नंबर हिंदी पेपर में भी महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो बहुत लोग पीआरटी वाले परेशान हैं, वो 30 नंबर का हिंदी के पेपर के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ये जो आपके हम करा रहे हैं डिस्कशन, ये 6 to 8 के लिए है, 9th to 10th के लिए है, और इसके साथ साथ 11 to 12th के लिए है। ये आपके जो 80 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, जो लोग हिंदी से पेपर दे रहे होंगे उनका 80 क्वेश्चन जो आता है, उस 80 क्वेश्चंस का डेली डिस्कशन ना होकर के, डेली टेस्ट ना होकर के, मात्र 40 क्वेश्चन का टेस्ट होता है प्लेटफॉर्म में, और एक दिन आपके 80 क्वेश्चंस का फुल टेस्ट होता है ना। तो उस 40 प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन डेली कर रहे हैं। भक्तमाल नाभादास की जो कृति है, इसके टीकाकार कौन है? तो प्रियादास को माना जाता है। विकल्प संख्या आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए भाई, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में सत्य की बात कर रहा है कि असत्य की बात कर रहा है, इस पर विशेष फोकस हमारा रहना चाहिए। ठीक है। तो कह रहा है कि भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य का भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। आगे कह रहा है कि नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। बात तो सही है। भंवर गीत का मतलब होता है भ्रमर गीत, तो भ्रमर को भंवर बोला जाता है, तद्भव है ये तद्भव रूप है इसका। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौड़ तथा कृष्ण का स्थान, देखिए कृष्ण का स्थान प्रधान नहीं है, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान ही प्रधान है। तो ये वाला आपका जो होगा वो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कह रहा है कि मीत सुजान अनित करो जिन, हा हा न हुजिए मोही अमोही, और डीठिको और कहूं नहीं अठौर, फिर दृग रावणे रूप की दोही, एक विशास की टेक गले लगी, आस रहे वसी प्राण बटोही, हौ घन आनंद जीवन मूल, तई कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवये के संदर्भ में इस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है। ये कह रहा है कि भैया विरोधी भाव कौन सा नहीं है? ये कह रहा है कि मीत अनीत, ये विरोधी भाव दे ही रहा है आपका। मोही अमोही विरोधी भाव ये भी दे रहा है। जीवन मूल और प्यासनी ये भी आपका विरोधी भाव दे रहा है ना। हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं कि मीत सुजान अनित करो जिन, आहान हुजिए मोही अमोही। ठीक है। तो मोही अमोही ये तो आपका सही है, मोही और अमोही, और जीवन ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विरोधी भाव नहीं है? और ये सभी विरोधी भाव को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए विकल्प संख्या इसका ई करेक्ट होगा।
विकल्प संख्या ई में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल। आगे, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन, सर्वांग विवेचन किया गया है? कर रस विलास, ललित ललाम, कवि, कुल कल्पतरु। ठीक है, देव की रचना है। चलिए, इसका पहले सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया गया है? कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताइए। ऋतुराज, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या आएगा? स्वीटी कुमारी का उत्तर सी आना शुरू हो गया है। कह रहे हैं कि कवि कुल कल्पतरु। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका, कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है, इसको लिख लीजिएगा कि चिंतामणि, चिंतामणि त्रिपाठी की रचना ये मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इस काव्य पंक्तियों, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं या माखनलाल चतुर्वेदी की हैं? ये मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त साहब की ये कविता है। और ध्यान में रखेंगे ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की मानी जाती हैं। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन की है, महादेवी वर्मा की है, राम नरेश त्रिपाठी की है। देखिए साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है, इनको यामा के लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप कहेंगे कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक दिन बोलेंगे पेड़, इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार सभी लोग उत्तर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बी आंसर नेहा मेहता के आ रहे हैं भाई। और भी लोग आंसर बताएं इसका कि सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी जी का यह काव्य संग्रह माना जाता है। किसका? राजेश जोशी जी का काव्य संग्रह है। और कोसी के घटवार शेखर जोशी का है। कोसी के घटवार। ठीक है, ये किसका है? शेखर जोशी साहब का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रसाद जी के नाटकों के स्कंद गुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? यानी जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं और नाटकों में स्कंद गुप्त को सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है या डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, उसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद के करुड़ालय का नाट्य रूप है, यानी जो करुड़ालय है इसकी विधा क्या है? देखिए, यह एक गीत ही माना जाता है, नाट्य गीत है। ये क्या है? ठीक, एकांकी दिया हुआ है, प्रतीकात्मक नाटक जी नहीं, और गीत नाट्य। सही आंसर होगा विकल्प संख्या सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ध्यान रखेंगे, यहां पर पूछा है कि कौन सा वाक्य गलत है। पहला कह रहा है आपका कि इनमें
गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। आगे कह रहा है स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। आगे कह रहा है कि कलात्मक उत्सर्ग की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। आगे कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और अगला कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। 15 के बी पप्पू यादव के उत्तर आ गए हैं और इनका कहना है कि स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। यह बात आपका क्या है, गलत है, यह बात सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यशपाल की कृति जो झूठा सच है, इनका एक उपन्यास है, इसके केंद्रीय विषय में कौन से हैं, कौन कौन सम्मिलित हैं। विभाजन की त्रासदी होगा, नारी की व्यवस्था और शोषण, इसमें झूठा सच में नहीं है। सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, ये भी नहीं है। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, थोड़ा सा रुकना जरा। यह कह रहा है कि नारी की व्यवस्था और शोषण, ये तो है नहीं आपका, ठीक है। कह रहा है सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, ये आपका है। देखिए जो झूठा सच है ये विभाजन की त्रासदी, और विभाजन की त्रासदी संबंधित है सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो पहला और तीसरा का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो विकल्प संख्या बी है वे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। स्टेट कब होगा सर, चिंता मत करिए, स्टेट का एग्जाम जरूर होगा और ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पिटीशन के लिए जो है हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे, लगभग 700 से ऊपर लड़के। और मुझे लगता है कि इससे कहीं कहीं झुकना भी पड़ेगा। कल संभवतः इसी मुद्दे पर सरकार की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है आपस में। तो जो भी मुद्दे होंगे उस पर हम लोग कल तक का थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे। और स्टेट के संभावना होने की संभावना जो है वो प्रबल दिखाई दे रही है। तो मुझे भी बहुत हर्ष है कि स्टेट आता है, तो बहुत सा और आना चाहिए कहीं कहीं। जब आपने 2024 में दिया है तो 2025 में आपको स्टेट देने में दिक्कत क्या है। होता है विवेक यादव, फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन होता है। पिछली बार मैंने करवाया है, इस बार भी मैं करवाऊंगा आपको कल। हाँ बिल्कुल, स्टेट आप लोग जरूर दीजिए। बीपीएससी जुलाई में होगा या सितंबर में। अगर स्टेट आया तो आपको थोड़ा सा लेट लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि पलटू बाबू रोड, ये तो सही बात है, आपका फणीश्वरनाथ रेणु का है। मृगांतक गंगा प्रसाद विमल का है, सही है। दिलो दानिश माता कालिया, गलत है आपका। दिलो दानिश जो है, अच्छा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए दिलो दानिश किस क्या है, बोलिए। यह रचना किसकी है भाई। निर्मला कुमारी कहनी टाइम बता दीजिएगा सर। टाइम आपके मुझे लगता है कि जिस टाइम हम लोग करते हैं या फिर दोपहर में, जैसा भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इन्फॉर्म कर देंगे, आप चिंता ना करिए। तो वैसे शाम के टाइम में ही उचित रहेगा। पिंकी कुमारी कह रही है सर क्लास रहेगी कि नहीं कल। क्लास की बातें हम लोग मेंशन कर लेंगे, आप चिंता ना करिए, ठीक है ना। बोलिए। 17 हाँ। दानिश ये किसका है, कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि विकल्प संख्या आपके सी सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मृगनयनी किसके द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा, श्याम नारायण पांडे के द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कि मृगनयनी के रचनाकार कौन है। हाँ बिल्कुल, मृगनयनी के रचनाकार 18वें का ई उत्तर आ रहा है। बिल्कुल, तो इसका देखिए मृगनयनी किसके द्वारा रचित है, ई वाला आंसर ही सही होगा क्योंकि इसमें दिया नहीं है। वृंदावन लाल वर्मा का यह ऐतिहासिक उपन्यास है, किसका है। तो आप कहेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है।
ऐतिहासिक उपन्यास ठीक है। तो वृंदावन लाल वर्मा का ये ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, इसलिए विकल्प संख्या ई जो है आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आइए साथियों हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। जो नागार्जुन द्वारा रचित है उपन्यास मछुआरों के जीवन से संबंधित, यह उपन्यास कौन सा होगा। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। मैं आपको थोड़ी बहुत चर्चा कर देता हूं। वैसे यह उपन्यास किसका है, तो अमृतलाल नागर का है। ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है किसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ, मृगनयनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का ही है। सिंधु कुमारी सर, मैं रोटी बना रही हूं और आपकी वीडियो देख रही हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर बताइए जी, क्या आएगा आपका। 19 का आंसर क्या आएगा। बी आंसर इसका सही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वरुण के बेटे। देखिए सागर लहरी और मनुष्य ये नहीं होगा, क्योंकि सागर लहरी और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। किसका है, उदय शंकर भट्ट का है। इसको लिख लेना, उदय शंकर भट्ट का ये उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। कह रहे कि सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान और रंगभूमि। कह रहे सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि और प्रतिज्ञा। इसके बाद कह रहा है रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा और सेवा सदन। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसे प्रश्नों में तो आ नहीं सकते, पहली बात तो यही है। और इनमें से कोई नहीं यहां पर होगा कि नहीं होगा। सेवा सदन, प्रतिज्ञा। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। 20वें का बी उत्तर आना शुरू हो गया है और बिल्कुल सही है, क्योंकि सेवा सदन के बाद वरदान इनका उपन्यास है। इसके बाद रंगभूमि, जिसको हम लोग चौगान ए हस्ती के नाम से जानते हैं उर्दू उपन्यास के रूप में, और प्रतिज्ञा इनका उपन्यास है। ठीक है ना। प्रेमचंद की जब बात करते हैं साथियों, तो प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास है इसका नाम है असरार ए माविद। असरार ए माविद। ठीक है। और दूसरा उपन्यास है इनका हम खुरमा हम सबाब। देखिए प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यासों को शुरू में लिखा था यह उर्दू उपन्यास थे। बाद में इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ। जैसे असरार, असरार ए माविद का हिंदी रूपांतरण 1905 ईस्वी में हुआ था, और हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण हुआ था 1907 में। लेकिन आपको बताना है, हम आपको एक बता दे रहे हैं कि हम खुरमा व हम सबाब का जो हिंदी रूपांतरण हुआ था यह प्रेमा के नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था, प्रेमा। ध्यान में रखेंगे कि प्रेमाश्रम उपन्यास अलग है और प्रेमा इनका अलग है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि जो हम असरार माविद है इसका हिंदी रूपांतरण किस नाम से हुआ था। इसके विकल्प संख्या बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके इस प्रश्न का मुझे सही आंसर बताइए। कह रहे कि भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। जो भोला राम का जीव है, एक बार आंसर सभी लोग दें, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बोलिए। भोला राम का जीव कहानी सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। अनमेल विवाह की समस्या को, दहेज प्रथा को, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को। जी हाँ, ये किसको उजागर करती है, तो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का चयन क्रम क्या होगा। कह रहे शरणार्थी है, ठुमरी है, सतह से उठता आदमी है, शोभा यात्रा होगा। शोभा यात्रा है और शरणार्थी। शरणार्थी आपको यहां पर शोभा यात्रा जो है
अंतिम में दिया है या पहले दे दिया, ये गलत किया है ना। और यहाँ शोभा यात्रा पर शरणार्थी नहीं, ये भी गलत है आपका। शोभा यात्रा पहले आएगा शरणार्थी से, उल्टा बोल गए हम। यहाँ पर शरणार्थी जो है वो शोभा यात्रा से पहले आएगा, ठीक है। तो शरणार्थी अगर शोभा यात्रा से पहले आएगा, ये नहीं आया है, शोभा यात्रा के बाद आ गया है, शोभा यात्रा के बाद आ गया है, दो तो ऐसे ही गलती हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। 22 के ऑप्शन नंबर ए यानी विकल्प संख्या ए जो है आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश जी हैं, या लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या नेमी चंद्र जैन हैं। आपको बताना है कि रंग दर्शन के रचनाकार किसको माना जाता है। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी इस प्रश्न का मुझे उत्तर दें। तो रंग दर्शन इसके रचनाकार कौन है? नेमी चंद्र जैन को माना जाता है, यानी विकल्प संख्या आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? ये कह रहा है अभिनव गुप्त की है, या शंकुक की है, या भट्टनायक की है, या उपरोक्त में से एक से अधिक की है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। बोलिए भाई, चलिए। जी, सही उत्तर का चयन करिए आप लोग कि सही आंसर इसका क्या आएगा। देखिए, इसका सही उत्तर होगा अभिनव गुप्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने ही कहा है, अभिनव गुप्त ने ही कहा है कि नवमो अपि शांतो रसा। आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? कुंतक को माना जाता है। किसको मानते हैं हम लोग? कुंतक को साथियों माना जाता है। इसका आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी आगे की बात कर लें हम लोग। विश्वनाथ की एक किताब है जिसका नाम है काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण, इन दोनों किताबों में आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने रस के 9 भेदों को स्वीकार किया है। शांत रस को इन्होंने रस की श्रेणियों में रखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है दोहा होगा कि नहीं होगा। लघु 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 गुरु, फिर लघु, ये गुरु हो जाएगा, लघु 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 लघु, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से यहाँ तक 12 आ गया। आगे भैया बढ़ते हैं। ये कह रहा है गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु होगा, गुरु और लघु, तो 2 2 4 3 7, 7 ही हो जाएगा। तो 12 और 7, 12 और 7 का मतलब ये हुआ कि अब 12वें छंद है। 12 7 12वें, ठीक ना। 12वें छंद बेसिकली होता क्या है कि इसमें पहले, और ये पहला चरण है और ये आपका तीसरा चरण है, इसमें 12 12 मात्राएं देखने को मिल जाती हैं। हम लोग जब बात करते हैं कि तीसरे और चौथे चरणों में कितनी, दूसरे और चौथे में, तो आप कहेंगे 7 मात्राएं होती हैं। दोहे की जब बात करते हैं, दोहे में पहले और तीसरे चरणों में, पहले और तीसरे चरणों में आपको पता ही है कि 13 13 मात्राएं होती हैं। जब हम लोग दूसरे और चौथे चरणों की बात करते हैं तो 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा को उल्टा होता है सोरठा। सोरठा में पहले और तीसरे चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं, और हम लोग दूसरे और चौथे चरणों की बात करते हैं तो 13 13 मात्राएं आपकी देखने की मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, यानी रुकना पड़ता है। इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? एक बार सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर बताइए कि जब हम लोग छंदों को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गुरु गोविंद जो दो खड़े काके लागे पाए, है ना। तो हमने गुरु गोविंद दो खड़े, थोड़ा सा हमने विराम लिया। ये जो विराम लेते हैं
इसी को हम लोग कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। और गण कितने होते हैं हिंदी में? तो गण में कुल मिलाकर के 8 गण होते हैं। कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। 8 गण होते हैं। इनको एक सूत्र के माध्यम से हम लोग याद कर पाएंगे, जिसका नाम है यमाता, यमाता, राजभान, सलगा। ठीक है, यमाता, राजभान, सलगा। और गति, पढ़ने में जो गति होती है, जैसे हम कहते हैं ना जनगण मन अधिनायक जय है, तो 52 सेकंड में हम इसको पढ़ पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है कि नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। कह रहा है कि जो करबला नाटक है ये प्रेमचंद का है, आपको ये बात सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है। अंजो दीदी यह विष्णु प्रभाकर का दे रखा है, ये गलत दिया हुआ है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि जो अंजो दीदी नाटक है ये किसका नाटक है, और विष्णु प्रभाकर का जो नाटक है यह कौन सा है। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथियों को उत्तर बताना है कि अंजो दीदी के रचनाकार। ऋतुराज सर जी आप खाना कब खाते हैं? खाना खा चुके हैं भाई, खाना खाने में हम कोई परहेज नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो इसको देख लीजिए। उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क हैं। ठीक है, और विष्णु प्रभाकर का जो नाटक है इसका नाम है सत्ता के आर पार। सत्ता के आर पार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद होगा, ब्रीडा होगा, आहार्य होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। उपेंद्र नाथ अश्क है, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। आहार्य आंसर आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आहार्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे जन्म मरण के भय, वैराग्य, तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से होने वाले रस का नाम कौन सा है? पहले ही बता चुका हूं कि शांत रस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो उपन्यास, कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो आपको देखना होगा कि कौन सा उपन्यास होगा भाई इसमें से। तो आप कहेंगे आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो रचना है, ठीक है, ये जायसी साहब की है। और ध्यान में रखेंगे कि इसमें कयामत का वर्णन और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। आधा गांव, ठीक है, आपको बताना है कि उपन्यास किसका है, और सूखा बरगद आपको बताना है कि किसका है। आधा गांव और सूखा बरगद किसका है, इसकी विधा क्या है, और ये किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की कृति नाटक का संवाद है। किस नाटक का संवाद ये माना जाता है? पहला कार्य कि ध्रुव स्वामी का है, दूसरा कार्य आपका स्कंद गुप्त का है, और तीसरा आपका कार्य है ध्रुव स्वामिनी का है। उपयुक्त में से एक से अधिक का है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग उत्तर बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। 32 का सी पप्पू यादव का आ रहा है, और सी वाला उत्तर दिया है ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन से माने जाते हैं? बिल्कुल निहारिका जी कह रही हैं कि आधा गांव जो है वो राही मासूम रजा का है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक आंसर और आप बता दीजिए।
अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रगतिवादी कवियों में आगामी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले जो कवि हैं इनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए सभी लोग। आंसर आपके 33 का भी आना शुरू हो गया है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? एक मिशन के तहत लिख रहे थे ना, यह कथन किसका है? यह कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। देखिए इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर, न तो रामचंद्र शुक्ल हैं, न तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और न ही रामविलास शर्मा जी हैं। लेकिन आपको बताना है कि ये जो कथन है वो किसका है। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी इसका उत्तर बताएंगे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये जो कथन है वो किसका कथन माना जाता है? कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर दें। आंसर आना शुरू हो गया है सभी लोगों का। चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी हैं। यह कथन किसका है? यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मानी जाती है। तो यह कथन माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वे करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले एक पैसेज से गुजरना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे। कह रहा है आपका कि हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चों को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे कि मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए, ये बात तो सही है। परिस्थितियां बदल गई हैं लेकिन मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं, ये बात आपका सही नहीं है, ये बात आपका गलत है। यानी उपयुक्त में से आपका ए वाला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बोल रहा है। दूसरे के अधीन न रहना, ठीक है। कह रहा है कि अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? किसी को अपने अधीन न रखना, अपने को अपने अनुशासन में रखना, ये बात आपका क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया है आपका, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि अपने को अपने अधिकार में रखना, अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन, देखिए यहीं पर था। अभी थोड़ा सा कहते हैं ना कि खोजिए, तो वह स्व के द्वारा चलिए बस यहीं पर है, अभी खोजने पर ये मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। अपने को अपने अनुशासन में रखना, ये आपका सही उत्तर जाएगा। आगे करे उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करे हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, जरूरी नहीं है इसे स्वीकार करें ही। हमें अपनी परंपरा की सड़ी गली चीजों को सीने से चिपकाए रखना चाहिए, ये भी गलत है आपका, ठीक।
और कह रहा है कि नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना चाहिए। क्या बात पैसेज में बोला गया है, यानी विकल्प संख्या जो सी है वे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आपका कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पुराने का मोह हमेशा अपेक्षित है, पुराने को विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और पुराने का पूरी तरह निषेध वांछनीय। ये सब गलत है आपके। विकल्प संख्या जो बी है वे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कार्य है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रयुक्त है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग रात में सोचे कि गला बैठ गया है, चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा है हम अनधीनता के रूप में सोचने के लिए अभ्यस्त हैं, हमारी परंपरा महिमामयी है, हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है। इसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या ए, हमारी अनधीनता के रूप में सोचने के लिए व्यस्त हैं। ये बात पैसेज में दिया भी था, आप देख सकते हैं। आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, ठीक है ना। ये बात आपका बोला गया है और यही बात आपका पैसेज में बोल रहा है कि हम अनधीनता के रूप में सोचने के लिए व्यस्त हैं। ये जो कथन है यह अनुपयुक्त है आपका। मतलब ये कह सकते हैं कि अनुप्रयुक्त है, अनुप्रयुक्त है यानी अनुपयुक्त है। क्लियर है, ये अनुपयुक्त होना चाहिए था, ये गड़बड़ है। और ध्यान रखेंगे इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में